all of you on my YouTube channel SK Mission Next Gens। तो डियर स्टूडेंट, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हर्षवर्धन। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं, हर्षवर्धन के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में। इंट्रोडक्शन पार्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हर्षवर्धन में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम जानेंगे हर्षवर्धन की जो टाइमलाइन 6062 आपका 647 जो आपका सेंचुरी, ये टाइमलाइन है आपका। इसमें अगर हम देखेंगे हर्षवर्धन, जिसे लोकप्रिय रूप में हर्ष कहा जाता है, और ये प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। और ये जो थे पुष्यभूति वंश से संबंधित थे और थानेसर के शासक प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्ष ने 606 ईस्वी में सिंहासन संभाला और बाद में इन्होंने अपनी राजधानी को थानेसर से कन्नौज शिफ्ट किया, जो उनके साम्राज्य का प्रमुख राजनीतिक केंद्र बना। और अपने शासनकाल में हर्ष ने उत्तरी भारत के एक बड़े हिस्से को एकीकृत किया और एक कुशल प्रशासक, विद्या एवं साहित्य के संरक्षक तथा धार्मिक, अगर हम बात करेंगे धार्मिक टॉलरेंस से ही शून्यता के समर्थक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। उसके शासन को राजपूतों के उदय से पहले उत्तरी भारत के अंतिम बड़े राजनीतिक एकीकरण के रूप में जाना जाता है। एंड भौगोलिक विस्तार में देखेंगे हर्ष ने, अगर हम बात करेंगे, ये सारा टेरिटोरियल जुडिक्शंस दिखाया गया है यहाँ पे। तो हर्ष की अगर हम बात करेंगे, हर्षवर्धन ने सैन्य अभियानों के दौरान कूटनीति एवं रणनीति गठबंधन के माध्यम से धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार किया। उनका साम्राज्य, अगर हम बात करेंगे, उत्तर पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में हिमालय की तलहटी से लेके मध्य भारत में नर्मदा रिवर तक फैला हुआ था। यद्यपि उत्तरी भारत के एक बड़े हिस्से पर उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण था, कुछ पड़ोसी राज्यों ने उनकी अधीनता को स्वीकार करते हुए अपने शासकों को यहाँ पे बनाए रखा। एंड हर्ष ने दक्कन में अपनी सत्ता का विस्तार करने का प्रयास भी किया, लेकिन यह अभियान सफल नहीं हुआ और उन्हें चालुक्य शासक पुलकेशिन जो थे आपके द्वितीय ने नर्मदा के तट पर उनको पराजित किया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, हर्षवर्धन वाज डिफीटेड बाय द चालुक्य रूलर पुलकेशिन II ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। इसके बाद नर्मदा नदी हर्ष के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा बन गई। तो डियर स्टूडेंट, यहां तक सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। हम जानेंगे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के इतिहास के प्रमुख स्रोत हर्षचरिता बाणभट्ट द्वारा रचित एक यहाँ पे स्रोत है आपका, और हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित है। और यह हर्ष के जीवन, प्रशासन, उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने वाला सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। उसको बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया, उसके दरबारी कवि थे। ह्वेनसांग की अगर हम बात करेंगे, चीनी बौद्ध भिक्षु ह्वेनसांग ने हर्ष के शासनकाल में भारत की यात्रा की और उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक परिस्थितियों का वर्णन किया। तो डियर स्टूडेंट, ह्वेनसांग तो एच से आप याद कर सकते हैं। ह्वेनसांग आपका हर्षवर्धन के टाइम पर आया था, जैसे हमने चंद्रगुप्त में पढ़ा था। फाहियान किसके टाइम पे आया था? कमेंट करके मुझे बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में। आगे देखेंगे भांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख। यह अभिलेख हर्ष के प्रशासन और उस टाइम पे भू
अनुदान और राजकीय आदेशों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। और भांसखेड़ा विलेज आपके शाहजहांपुर जिला उत्तर प्रदेश में जगह है, ये वहां पे जो है आपका अभिलेख मिला। मधुबन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, मधुबन ताम्र अभिलेख, यह हर्ष के शासनकाल में दिए गए भूमि अनुदानों की पुष्टि करता है और उसके शासन प्रबंध के बारे में महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान करता है। और मधुबन जो आपका मऊ डिस्ट्रिक्ट जिला उत्तर प्रदेश में ये स्थान है इसका। एहोल इंस्क्रिप्शंस, इसे रवि कीर्ति ने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रचा था और इसमें हर्ष के चालुक्य के विरुद्ध असफल अभियान का उल्लेख मिलता है। और इसका स्थान है आपका एहोल, बागलकोट जिला, कर्नाटक। एंड आपका हम देखेंगे सिक्के और राजकीय मुद्राएं, हर्ष के सोने और चांदी के सिक्के तथा राजकीय मुद्राएं उसके राजकीय उपाधियों, अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को समझाने में सहायता करते हैं। और ये हमें उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्र, खासकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार से मिले। नालंदा की मिट्टी की मोहरें, इन मोहरों पर हर्ष का उल्लेख मिलता है और वे नालंदा तथा बौद्ध धर्म के प्रति उसके संरक्षण का प्रमाण प्रदान करती है। और स्थान आपका नालंदा, बिहार। ये साहित्य अभिलेख, मुद्रा शास्त्रीय एंड आपका पुरातात्विक स्रोत हर्ष के शासनकाल के बारे में हमारे ज्ञान का प्रमुख आधार है और उसके जीवन, प्रशासन एंड साहित्य योगदान तथा धार्मिक नीति को समझने में महत्वपूर्ण ये योगदान मिलता है हमें। तो डियर स्टूडेंट, हम आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे ह्यूनसांग और हर्षवर्धन के बारे में। ह्यूनसांग की अगर हम बात करेंगे, एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु, विद्वान और यात्री थे। उन्होंने 629 से 645 के बीच भारत की यात्रा की। उनका उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना और बौद्ध धर्म का अध्ययन करना था। उन्होंने कन्नौज में राजा हर्षवर्धन के दरबार का दौरा किया और कई वर्षों तक हर्ष के राज्य में रहे। और उन्होंने लगभग 5 साल नालंदा विश्वविद्यालय में बिताए, जहां उन्होंने प्रसिद्ध विद्वान शिलबद्धर के अधीन अध्ययन किया। और उन्होंने बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य विषयों का भी अध्ययन किया। उनकी द्वारा अनेक विदेशी यात्रियों को विद्यार्थियों को भी पढ़ाया गया। उनकी प्रसिद्ध कृति ग्रेट तांग रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन, जिसकी अगर हम बात करेंगे, सीयू की हर्ष काल के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्रोत है। अगर हम बात करेंगे हर्षवर्धन के राज्य के बारे में, ह्यूनसांग ने क्या विवरण दिया। उन्होंने कहा कि हर्ष एक न्यायप्रिय, दयालु और उदार शासक थे। उनका प्रशासन सुव्यवस्थित था और जनता शांति पूर्ण, सुखी और समृद्ध थी। वे बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे और धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाते थे। और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में वर्णित किया, जहां हजारों विद्यार्थी और शिक्षक थे। उन्होंने नगर की समृद्धि, अच्छी सड़क व्यवस्था, विश्राम गृह, कुओं, उद्यानों, अस्पतालों और सार्वजनिक सुविधाओं के उचित रखरखाव का उल्लेख किया। कृषि लोगों का प्रमुख व्यवसाय था। तो हर्षवर्धन की अगर हम बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, तो हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा लिखी हर्ष की जीवनी उनके जीवन, दरबार, प्रशासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देती है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो हर्षवर्धन का प्रशासनिक व्यवस्था बड़ी ही कुशल और सुव्यवस्थित थी, जिसकी वजह से एक प्रोस्पेरिटी एंड शांति का जो माहौल था उसके साम्राज्य के अंदर। अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो ग्रेट तांग रिकॉर्ड ऑन दी वेस्टर्न रीजन्स में, अगर हमें यहाँ पे बात करेंगे, जो हर्ष के राज्य, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म और प्रशासन का महत्वपूर्ण विवरण देता है, सीयू की। और इंस्क्रिप्शंस में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस भांसखेड़ा एंड मधुबन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस में हर्ष के शासनकाल में दिए गए भू अनुदानों, प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप यहां तक सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, हर्षवर्धन की प्रशासनिक व्यवस्था अगर हम देखेंगे, जो राजा था, यहाँ पे देखेंगे डिवाइड जो था आपका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, सबसे टॉप पे किंग, देन आपका भुगती जिसको हम प्रांत कहेंगे, विषया डिस्ट्रिक्ट, पथक सब डिस्ट्रिक्ट,
उपजिला। देन सबसे लोअर इकाई आपकी ग्रामा थी या विलेज। राजा और केंद्रीय प्रशासन के बारे में देखेंगे, राजा सर्वोच्च सत्ता का केंद्र था, उसके मंत्री परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी और मुख्यमंत्री को भांडी कहा जाता था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और मंत्री परिषद की बात करेंगे, प्रमुख मंत्रियों में महासामंत मुख्यमंत्री, अगर हम बात करेंगे संधि विग्रही जो विदेशी मामलों का मंत्री तथा अन्य मंत्री शामिल थे, तो संधि विग्रही का आपका डियर स्टूडेंट गुप्त में भी फॉरेन मिनिस्टर के लिए टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है। एंड प्रांतीय प्रशासन की अगर हम बात करेंगे, राज्य को भुक्ति अर्थात प्रांतों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक जो भुक्ति का प्रशासन एक उपारिक अथवा राज्यपाल के अधीन था। जिला एवं स्थानीय प्रशासन, प्रत्येक भुक्ति को विषयों अर्थात जिला में विभाजित किया गया था और प्रत्येक विषयों को आगे पाठकों अर्थात उप जिलों या तालुका में बांटा गया था और प्रत्येक पाठक में कई गांव शामिल होते थे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे रेवेन्यू सिस्टम, राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। करों का संग्रह नकद या वस्तु के रूप में भूमि की उत्पादकता के आधार पर किया जाता था। एंड अगर हम यहाँ पे देखेंगे सैन्य संगठन, हर्ष ने एक बड़ी और सुव्यवस्थित सेना बनाई रखी। इसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी और रथ सेना शामिल थे। एंड न्याय व्यवस्था की अगर हम बात करेंगे, राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था, विभिन्न सत्रों पर न्यायालय मौजूद थे। न्याय व्यवस्था में धर्म और व्यवहार का पालन किया जाता था। धार्मिक नीति, हर्ष प्रारंभ में शैव धर्म के अनुयायी थे, बाद में हेनशांग के प्रभाव के संदर्भ में उन्हें महायान बौद्ध धर्म का संरक्षक माना जाता है और उन्होंने यहाँ पे धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और सभी धर्मों का सम्मान किया। तो हर्षवर्धन का अगर हम देखेंगे, प्रशासन कुशल, सुव्यवस्थित और जन कल्याण उन्मुख था। उन्होंने अपने राज्य में शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा दिया। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आई होप सभी को अच्छी सी समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। रिलीजियस पॉलिसी, धार्मिक नीति, प्रारंभ में हर्ष शिव के भगत थे। अपनी बहन राजश्री के प्रभाव में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, और वे बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से प्रभावित थे। उन्होंने दो महत्वपूर्ण बौद्ध सभाओं का आयोजन किया, एक कन्नौज के अंदर, दूसरा डियर स्टूडेंट प्रयाग के अंदर, जिसको महामोक्ष परिषद भी कहा जाता है। और इन सभाओं में बड़ी संख्या में बौद्ध, जैन और वैदिक विद्वानों ने भाग लिया। तो यहाँ से काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि ओनली कौन से यहाँ पे क्या ओनली बुद्धिज्म्स ने भाग लिया, जैनिज्म्स ने या वैदिक में, तो सभी ने। तो प्रयाग की सभा के दौरान उनके द्वारा बौद्ध भिक्षुओं को उदारतापूर्वक दान दिया गया और हर्ष ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और विभिन्न धर्मों का सम्मान किया। कहीं ना कहीं ये जो आपके बौद्ध सभाओं का आयोजन किया, तो इसको कहीं ना कहीं दर्शाता है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जाति व्यवस्था, अकॉर्डिंग टू ह्यूनचैंग, समाज में 4 वर्णों की व्यवस्था विद्यमान थी, जिसमें ब्राह्मण, जिसका काम धार्मिक अनुष्ठान करने वाले पुरोहित और विद्वान, और इन्हें समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। क्षत्रिय की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, योद्धा, शासक और प्रशासक। वैश्य, जिसमें हम व्यापारी अगर हम बात करेंगे, ठीक है, व्यापारी की अगर हम बात करेंगे, किसान है आपका, ट्रेडर, कैटल रियर, पशु पालने वाले। शूद्र में बात करेंगे आपका सेवक, कारीगर, श्रमिक और अन्य सेवा प्रदान करने वाले। अगर हम देखेंगे अप्रशिष्य समूह, जिसको अनटचेबल कहेंगे, जिसमें अगर हम बात करेंगे सफाई कर्मी, अगर हम बात करेंगे वो गांव से बाहर रहते थे, उनको गांव से बाहर रहने के लिए बाध्य किया जाता था, उनको अपवित्र समझा जाता था और उन्हें नगर में प्रवेश करते समय अपनी उपस्थिति की घोषणा करनी पड़ती थी, जिसमें आपका कसाई, मछुआरे, नृतक, सफाई कर्मी जैसे कुछ पेशों से जुड़े हुए लोगों को भी शहर से बाहर रहने के लिए कहा जाता था। और कास्ट सिस्टम यहाँ पे रिजिड था, नो सोशल कन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। फिर भी यहाँ पे कास्ट सिस्टम रिजिड होते हुए भी कोई भी यहाँ पे सामाजिक संघर्ष देखने को नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सामाजिक विभाजन और कुछ समूह के साथ यहाँ पे ये निष्कर्ष निकलता है कि भाई भले ही वहां पे समाज वर्ण व्यवस्था में डिवाइड था, बट यहाँ पे कोई भी सामाजिक संघर्ष आपस में नहीं था। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। हम यहाँ पे हम देखेंगे शिक्षा व्यवस्था। हर्ष के समय शिक्षा मुख्य धार्मिक प्रकृति की थी। शिक्षा मठों में दी जाती थी, जहां भिक्षु और विद्वान विभिन्न विषय जो थे
पढ़ाते थे। वेदों की शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी, उन्हें लिखित रूप में दर्ज नहीं किया जाता था। संस्कृत शिक्षित और विद्वान लोगों की भाषा थी। अनेक बौद्ध जैन और वैदिक विद्वान उपस्थित थे और उन्हें शिक्षा का विकास हो रहा था। और बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों ने ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एंड हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानेंगे। नालंदा उच्च शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। यह एक विशाल बौद्ध मठ एवं शिक्षा केंद्र था और इसे लगभग 200 गांव के राजस्व से सहायता प्राप्त होती थी। और भारत तथा विदेशों से विद्वान और विद्यार्थी विभिन्न विषयों का अध्ययन करने के लिए नालंदा आते थे। मतलब हर्षवर्धन ने यहाँ पर इस विश्वविद्यालय को चलाने के लिए जो 200 के आसपास जो विलेज थे उनको डोनेट किया हुआ था और उनके राजस्व से इस नालंदा का पूरा मैनेजमेंट किया जाता था। विमेन की स्थिति देखेंगे हम यहाँ पे। महिलाओं को सामान्य समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। उनके साथ सम्मान और गरिमा का व्यवहार किया जाता था। अगर हम बात करेंगे, राजघरानों और उच्च वर्ग की महिलाएं शिक्षित होती थी तथा साहित्य, संगीत और धार्मिक गतिविधियों में रुचि रखती थी। महिलाएं धार्मिक समारोह और त्योहारों में भाग लेती थी। और कुछ समुदायों में विशेषकर निम्न वर्ग की अगर हम बात करेंगे, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति थी और सती प्रथा प्रचलित थी, लेकिन उच्च वर्गों में यह सामान्य नहीं थी। अगर हम बात करेंगे, महिलाओं को स्त्री धन नामक संपत्ति पर अधिकार प्राप्त था और उच्च समाज स्थिति वाली महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा की कोई व्यापक व्यवस्था नहीं थी। राजश्री जो हर्ष की बहन थी पर्दा नहीं करती थी। यशोमती देवी जो प्रभाकर वरदान की पत्नी थी ने अपने पति की मृत्यु के बाद सती होने का हमें यहाँ से उल्लेख मिलता है। तो ये कुछ ना कुछ हमें एविडेंस है, हमें इसके बारे में दर्शाते हैं। तो अगर हम देखेंगे, हर्ष के शासनकाल में शिक्षा को प्रोत्साहन मिला, महिलाओं को सम्मान प्राप्त था तथा धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई गई। और नालंदा जैसे महान शिक्षा जो केंद्र थे और मठों ने शिक्षा एवं संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो डियर स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे हर्षवर्धन के शासनकाल में अर्थव्यवस्था, राजस्व, प्रशासन एवं साहित्य के बारे में। हर्षवर्धन के समय में अगर हम देखेंगे यहाँ पे कर व्यवस्था, अगर हम बात करेंगे, भूमि राजस्व राज्य की आय का मुख्य स्रोत था और किसान सामान्यतः कृषि उपज का 1/6 भाग भू राजस्व के रूप में देते थे। हर्ष के शासनकाल में 3 प्रमुख करों का उल्लेख मिलता है। तो डियर स्टूडेंट, हम इसको एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले भाग भूमि कर, जो सामान्यतः उपज के एक हिस्से के रूप में दिया जाता था। हिरण्य, मुख्यतः किसानों और व्यापारियों द्वारा दिए जाने वाला नकद कर। एंड बाली, स्त्रोतों में उल्लेखित एक परंपरागत कर का योगदान, इसका हमें जिक्र मिलता है। और व्यापारिक मार्ग, घाटों, बाजारों तथा विभिन्न सेवाओं पर भी कर को वसूला जाता था। आगे हम देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर राजस्व के राज्य के राजस्व का जो विभाजन होता था, ह्यूनसेंग के अनुसार राजकीय आय को 4 भागों में बांटा गया, जिसमें भाग 1 में राज्य के सामान्य प्रशासन एवं शासन के कार्यों के लिए, मतलब यहाँ पे इनकम को 4 भागों में डिवाइड किया गया। जो सेकंड पार्ट में आता है आपका मंत्री, अधिकारियों और राज्य के कर्मचारियों के वेतन के लिए। एंड भाग 3 विद्वानों, लेखकों और कवियों को पुरस्कार देने के लिए। एंड भाग 4 धार्मिक संस्थाओं, मठों और मंदिर को दान एवं सहायता देने के लिए। एंड भू अनुदान के बारे में जानेंगे। हर्ष के शासनकाल में भूमि अनुदान की प्रथा अधिक प्रचलित हुई। गांव और कृषि भूमि को ब्राह्मण, बौद्ध मठों और मंदिरों तथा राजकीय अधिकारियों को अनुदान के रूप में दिया जाता था। और इस अनुदानों में धार्मिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं के विकास में सहायता मिली। और भूमि अनुदानों ने प्रारंभिक मध्यकाल में विकसित हो रही सामंत व्यवस्था को भी कहीं ना कहीं मजबूत किया। आगे हम देखेंगे, हर्ष के शासनकाल में साहित्य। हर्ष का दरबार संस्कृत साहित्य का महत्वपूर्ण केंद्र था। एंड भानभट्ट ने हर्षचरित तथा प्रसिद्ध गद्य कृति कादम्बरी की रचना की। और मयूर ने मयूर शतक की रचना की यहाँ पे। और हर्ष स्वयं भी संस्कृत के 3 नाटक रत्नावली, प्रियादर्शिका और नागानंद के रचयिता माने जाते हैं। एंड राजकीय संरक्षण के कारण विद्वानों, कवियों और नाटककारों को प्रोत्साहन मिला और यह काल साहित्य दृष्टि से समृद्ध रहा। एंड महत्वपूर्ण तथ्यों में जानेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण प्रमुख केंद्र था और ह्यूनसांग ने यहाँ पे लगभग 5 वर्षों तक आचार्य सीलभद्र के अधीन अध्ययन किया। और नालंदा को लगभग 200 गांवों के राजस्व से सहायता मिलती थी।
जिससे वहां के शिक्षक, विद्यार्थियों और मठ संबंधी गतिविधियों का संचालन होता था। तो हर्ष एक न्यायप्रिय और कुशल शासक थे। उन्होंने प्रशासन को व्यवस्थित किया, शिक्षा एवं साहित्य को संरक्षण दिया और विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रति सम्मान की नीति अपनाई। तो डियर स्टूडेंट, यहां तक सभी को अच्छी से समझ में आया होगा। आइए मूव तो देखते हैं डियर स्टूडेंट, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। आई होप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल फैक्ट एंड कंटेंट को यहाँ पे अच्छे से कवर किया गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग my this YouTube channel. Please like, share, subscribe and comment. And I request humbly to the student who are watching my this channel first time, please subscribe my this channel and press the bell icon for all notifications. तो डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के लिए। डियर स्टूडेंट, बाय बाय।